Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start 10th chapter of 12th history. The name of the chapter is colonialism and the countryside. कॉलोनियलिज्म का मीनिंग होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी वीक कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल करती है और उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसे कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। कंट्री साइड का मीनिंग होता है रूरल एरिया, गांव का जो एरिया होता है। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गांव में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए कॉलोनियल रूल का क्या मीनिंग था। मीन्स जो लोग कंट्री साइड में रहते थे वो कॉलोनियल रूल को किस तरह से समझते थे। फिर हम बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे। फिर हम राजमहल हिल्स पर चलेंगे जहाँ पर पहाड़ी और संथाल्स रहते थे। देन वी मूव वेस्ट टू द डेक्कन। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्री साइड में अपना राज जो है एस्टेब्लिश किया, नई नई रिवेन्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया और इन रिवेन्यू पॉलिसीज़ को सोसाइटी में रहने वाले जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग थे उन्होंने इसका मीनिंग क्या समझा और एवरीडे लाइफ पर इसका जो है क्या प्रभाव हुआ, किस तरह से एवरीडे लाइफ को इन पॉलिसीज़ ने चेंज किया। ये जो नई नई पॉलिसीज़ और लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते थे उसके कुछ परिणाम भी निकलते थे। उनके परिणामों में सबसे पहला परिणाम तो ये है कि कुछ लोग रिचर हो गए और कुछ लोग पुअरर हो गए। कुछ लोगों ने नए लैंड को एक्वायर कर लिया, कुछ लोगों के पास जो पुरानी ज़मीन थी जिस पर वो रहते थे उसे भी खो दिया था, और जो किसान होते थे, छोटे किसान होते थे, वो उन्हें पैसे की जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो ये नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी, नए लॉज इम्प्लीमेंट किए गए थे, इन लॉज का लोगों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट भी किया गया था। जब उन्हें लगता था कि ये लॉज उनके लिए अन्यायपूर्ण है, उनका अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो वो इसका प्रोटेस्ट करते थे और ये भी बताते थे कि किस तरह से नई पॉलिसीज़ को लागू किया जाना चाहिए। आगे हम उन सोर्सेज को पढ़ेंगे जो हमें इस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और हिस्टोरियंस के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वेज, जर्नल्स और अकाउंट्स जो थे जो कि सर्वेयर्स और ट्रैवलर्स के द्वारा छोड़े गए थे, और उन रिपोर्ट्स को भी पढ़ेंगे जो इंक्वायरी कमीशन के द्वारा बनाई गई थी। सो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट है बंगाल एंड द जमींदार्स, बंगाल और वहाँ के जमींदार। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले कॉलोनियल रूल जो है बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया था। यही वो एरिया था जहां पर सबसे पहले रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर करने के अटेम्प्ट्स किए गए थे और यहां पर नए लैंड राइट्स और नए रिवेन्यू सिस्टम्स को लागू किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के रूल के जो अर्ली ईयर्स थे उनमें बंगाल में क्या क्या हो रहा था। एंड ऑक्शन इन ब्रिद्धमान के एक नीलामी, ऑक्शन का मीनिंग होता है नीलामी, नीलामी की कहानी हम पढ़ते हैं। 1797 में ब्रिद्धमान में, जो कि आज का ब्रिद्धमान है, वहाँ पर एक नीलामी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था। यहाँ पर ब्रिद्धमान के जो राजा थे उसके एस्टेट यानी कि जो उसके बड़े बड़े महल थे उनको बेच दिया गया था। अब इनके क्यों बेचा गया था, इसके पीछे रीज़न क्या था। एक्चुअली 1793 में जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो कि उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर थे, उनके द्वारा एक नया लॉ चालू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में हर एक जमींदार को एक फिक्स रिवेन्यू कंपनी को पे करना होता था। अगर वो जमींदार कंपनी को वो फिक्स रिवेन्यू पे नहीं करता था तो उसकी लैंड को एक्वायर कर लिया जाता था, उसकी लैंड का ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी। ओके, न्यूमरस परचेजर केम टू द ऑक्शन एंड एस्टेट्स वर सोल्ड टू द हायर बीडर्स। बहुत सारे परचेजर ऑक्शन में आए थे और हायर बीडर्स कौन होते हैं, नीलामी में जो बोली लगाने वाले होते हैं उनको बीडर कहा जाता है। तो बोली जो हाईएस्ट बीडर यानी कि जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसी को वो सारी की सारी एस्टेट को बेच दिया गया था। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था और जल्दी ही कलेक्टर को इस ट्विस्ट के बारे में पता चल गया था। वो ट्विस्ट क्या था कि जो 95% लोग परचेजर बनकर आए थे ऑक्शन में
वो राजा के सर्वेंट और एजेंट्स ही थे। मीन्स राजा ही दोबारा से अपने एस्टेट को खरीदवा रहा था। सो जब राजा के पास इतना पैसा था तो क्यों जो है वो रिवेन्यू को नहीं पे कर रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो यहाँ पर एस्टेट पब्लिकली सोल्ड कर दी गई थी, लेकिन फिर भी जमींदारी के ऊपर जो है राजा का ही कंट्रोल था। और ये काम सिर्फ बृहद्मान के राजा ने नहीं किया कि भाई हाँ अपने ही सर्वेंट्स और अपने ही एजेंट्स के थ्रू उसने अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से खरीदवा लिया। बहुत सारे जमींदार ऐसा ही करते थे। क्यों करते थे वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Why had the राजा failed to pay the revenue? राजा जो है रिवेन्यू को पे करने में क्यों फेल हो रहा था? परचेजर्स कौन थे जो ऑक्शन में आए हुए थे? सो ये स्टोरी हम पढ़ते हैं कि उस टाइम के रूरल एरिया में क्या हो रहा था बंगाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रिवेन्यू, जो अनपेड रिवेन्यू था उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि रिवेन्यू को अनपे क्यों किया गया था। सिर्फ बर्धमान राजा ही एक ऐसे किंग नहीं थे, ऐसे राजा नहीं थे जिसकी प्रॉपर्टी को बेचा गया था। इवन 75% जमींदार ऐसे थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद, एस्टेब्लिश होने के बाद उनको जो है अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ा था। मीन्स 75% जमींदारों की जमींदारी जो है चेंज हो गई थी। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई तो उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो ये सोच रहे थे कि उन्हें अब उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जब जो प्रॉब्लम्स का सामना वो बंगाल उस टाइम से कर रहे हैं जब से उन्होंने बंगाल को कॉन्कर किया था। मीन्स कॉन्कर करने के बाद उन्हें रिवेन्यू अच्छे से नहीं मिल रहा था। रिवेन्यू को कलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे थे। तो ऑफिसर्स का मानना था कि भाई परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद तो ये जो रिवेन्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्यों किया था परमानेंट सेटलमेंट को उन्होंने एस्टेब्लिश? एक्चुअली 1770s में बंगाल की जो रूरल इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, वो पूरी तरह से संकट में आ गई थी। इसके पीछे रीज़न था कि बार बार वहाँ पर अकाल पड़ रहे थे और जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो बहुत कम होता जा रहा था। मीन्स एग्रीकल्चर आउटपुट बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये फील किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने फील किया कि अगर एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट किया जाएगा तभी जो है एग्रीकल्चर रिवेन्यूज़ को अच्छी तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स अगर लैंड की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमें रिवेन्यू कलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने लैंड को फिक्स करना शुरू कर दिया था। लैंड को जो फिक्स किया गया तो उन्हें लग रहा था कि भाई हमें भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को लग रहा था कि हमें भी टाइम से रिवेन्यू मिलता रहेगा और जो लैंड से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि छोटे किसान हैं, छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, मीन्स सबको प्रॉफिट मिलेगा। तो और एक और उनके दिमाग में ये सोच थी कि भाई अगर हम किसी को फिक्स एक लैंड का मालिक बना देंगे तो वो जो क्लास, नई जो क्लास इमर्ज होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक लॉयल क्लास बनेगी। इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। दो रीज़न थे। एक तो था कि भाई हाँ चलो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, लेकिन अब एक प्रॉब्लम सामने आई कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एग्रीकल्चर लैंड को सुधार करने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। अब ऑफिसर्स के बीच में आपस में बहुत सारी बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये सॉल्यूशन निकला कि जो राजा हैं, जो राजास हैं और जो तालुकदार हैं उन्हीं को परमानेंट सेटल उन्हीं के हाथों में दे दी जाएगी। अब जो राजा थे, तालुकदार कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनका कनेक्शन होता है कि भाई हाँ उनका कनेक्शन गांव में है, गांव से बाहर है, दूसरे एरियाज़ पर भी है। सो जो तालुकदार थे और राजास थे उन्हें परमानेंट सेटलमेंट सौंप दी गई थी और परमानेंट सेटलमेंट सौंपने के बाद इन राजास को अब राजा नहीं कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था? जमींदार कहा जाता था। ओके, अब ये जमीन के मालिक नहीं थे। मीन्स जो ज़मीन इन्हें दी गई थी उसके ये मालिक नहीं थे, बल्कि ये लोग वहाँ पर रिवेन्यू को कलेक्ट करने वाले थे, सिर्फ रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। एक जमींदार के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे। इवन कई बार तो 400 विलेजेस तक एक जमींदार के अंडर होते थे।
अब जमींदार का काम क्या होता था कि उसे कंपनी को एक फिक्स रिवेन्यू देना होता था, और जमींदार इसके लिए क्या करते थे, ये फिक्स रिवेन्यू वो है जो है पीजेंट से लेते थे। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जमींदार से फिक्स रिवेन्यू लेते थे और जमींदार जो है पीजेंट से फिक्स रिवेन्यू लेते थे। और अगर कोई भी जमींदार इस फिक्स रिवेन्यू को देने में फेल हो जाता था तो उसकी ज़मीन का ऑक्शन कर दिया जाता था, उसकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। उसके बाद वो ज़मीन उसके पास नहीं रहती थी। जो नया जमींदार होता था जो कि नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर ज़मीन को खरीदता था, उसी के हाथों में जो है नई लैंड को दे दिया जाता था। ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।